द पीसीएस स्टडीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारा तीसरा दिन है मेंस फ्री क्लासेस का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 68th बीपीएससी मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ट्रेंड को देखने की कोशिश करेंगे कि 68th में अगर ऐसा क्वेश्चन आया था तो 69th में कैसा आया था और फिर 70th में क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को देखकर। फ्रेंड्स, हमारा ये मेंस फ्री क्लासेस चल रहा है टेलीग्राम और यूट्यूब पे, जिसमें हम यूट्यूब पे पढ़ाते हैं सारे मेंस के कंटेंट को और उससे रिलेटेड जो कंटेंट्स होता है वो टेलीग्राम पर हम लोग अपलोड करते हैं, जिससे कि सारे स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सकते हैं। किसी भी कोचिंग में 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है। सारा कंटेंट आपको बीपीएससी मेंस प्रिपरेशन के लिए सब कुछ A to Z आपको यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया जाएगा और जो उससे रिलेटेड कंटेंट होगा वो टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा, जिससे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, डे 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट सोर्सेज कौन कौन से होने चाहिए जिसकी मदद से हम मेंस एग्ज़ाम अपना देंगे 70th में। डे 2 में हमने डिस्कस किया था 69th बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ट्रेंड को, और आज डे 3 में हम 68th बीपीएससी के मेंस क्वेश्चन को देख के ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। और कल यानी कि डे 4 में हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इस बार के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं और उसे हमें कैसे प्रिपेयर करना है। तो डे 4 में आप ज़रूर जुड़िएगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस बार के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और डे 3 में आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 68 बीपीएससी मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करना और ट्रेंड एनालिसिस करना। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगेगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं इस चैनल में आज के क्वेश्चंस को। तो ये देखिए, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 68th बीपीएससी मेंस का। तो इसमें GS 1 का ये क्वेश्चन है। GS 1 में टोटल 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 में हिस्ट्री होता है और सेक्शन 2 में होता है करंट अफेयर्स और सेक्शन 3 में होता है डेटा इंटरप्रिटेशन। तो आज हम लोग फ्रेंड्स डेटा इंटरप्रिटेशन और ऐसे के क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक अलग ही टॉपिक है और उसे अलग से स्पेशली डिस्कस करने की ज़रूरत है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन का 2-3 मास्टर क्लास आएगा, जिसमें हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन के सारे टाइप्स को कवर करेंगे और उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उसका सोर्सेस क्या होगा पढ़ने का, वो सारा कुछ हम लोग कवर करेंगे। और ऐसे का भी क्लासेस आएगा कि ऐसे को कैसे लिखा जाता है और उसके क्या सोर्सेज होने चाहिए। तो आज के क्लास में हम सिर्फ GS 1 और GS 2 को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये पहला सेक्शन है जिसमें हिस्ट्री है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर, इसमें सेक्शन 1 जो हिस्ट्री होता है उसमें टोटल हमें 3 क्वेश्चन करने होते हैं। पहला क्वेश्चन जो होता है उसमें 5 सब पार्ट्स होते हैं, ये पाँचों करना ज़रूरी रहता है। और क्वेश्चन 2 और 3 में ऑप्शंस रहते हैं, जिसमें से हमने कोई एक करना रहता है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका ए सब पार्ट जो है उसमें है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस बात से हमें ये पता चलता है कि 68 में 1858 वाला एक्ट पूछा था क्वेश्चन में। उसी तरह 69th में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पूछा है। तो अब हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि 70th में भी बहुत ज़रूरी है कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पूछा जाए। मतलब ये कि जब भी हम बीपीएससी की तैयारी करें मेंस के लिए, तो हम आज़ादी से पहले जितने भी एक्ट्स आए थे, जैसे कि जो एक्ट्स इंपॉर्टेंट थे, जैसे कि 1773 वाला एक्ट, 1783 वाला एक्ट, 1792 वाला एक्ट, उसके बाद 1813 वाला, 1833, उसी तरह से 1858, उसके बाद 1861, उसके बाद फिर 1861 के बाद फिर 1892, उसके बाद फिर 1909, 1919, उसके बाद 1935 और अगर अच्छा रहे तो 1947। ये सारे एक्ट्स पास हुए थे आज़ादी से पहले भारत में ब्रिटिशर्स द्वारा। तो इन इम्पॉर्टेंट एक्ट्स को हम एक बार बहुत अच्छे से याद करके जाएंगे एग्ज़ाम में, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली चांस हो सकता है कि कोई ना कोई एक्ट इस बार भी पूछ दे। जब 68 और 69 में पूछा है तो हो सकता है इस बार भी पूछा जा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिरसा मुंडा। तो आप अगर 69th वाले कल के एनालिसिस में होंगे तो आपको पता होगा कि हमने पिछले बार देखा कि संथाल पूछा है, इस बार बिरसा मुंडा पूछा है, और एक होता है जनरली ट्राइबल अपराइजिंग का नेचर। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं कि एक संथाल रिबेलियन, बिरसा मुंडा मूवमेंट और एक जनरल ट्राइबल मूवमेंट का क्या ट्रेंड था, वो कैसे वायलेंट थे, कैसे आइसोलेटेड थे, या क्या उनका सक्सेस रहा, क्या फेलियर रहा। ये 3 क्वेश्चन जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए। तो आप इसे मस्ट करके जाइएगा इस बार के लिए।
उसी तरह यहाँ पे देखिए इंडिगो रिबेलियन, जो ये इंडिगो रिबेलियन है ये 1858 59 वाला है, इसे चंपारण वाला ना समझें। ये इंडिगो रिबेलियन ये बंगाल में हुआ था, बंगाल ईस्ट और वेस्ट बंगाल जो है उसमें हुआ था ये इंडिगो रिबेलियन। इससे हमें एक बात ये पता चलता है कि जब 68 में इंडिगो रिबेलियन पूछा था बंगाल वाला, तो वहीं 69 में चंपारण मूवमेंट पूछा है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इससे रिलेटेड जो मूवमेंट्स हैं वो हम पढ़ कर जाएं। अब देखिए फिर से 68th बीपीएससी में ये पटना कलम पूछा है और 69th बीपीएससी में मौर्यन आर्ट पूछा है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 78th बीपीएससी में पाल आर्ट पूछे, पाला आर्ट पूछे, तो आपका ये 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि आप इस बार के बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो पटना कलम और मौर्य तो आपको पढ़ के जाना ही जाना है, लेकिन पाल आर्ट पर मस्ट एकदम पढ़ के ही जाइएगा, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा, क्योंकि इसका पूछने की सबसे ज़्यादा चांसेस है। उसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा है केव्स ऑफ ईस्ट इंडिया। अगर आपने 69th वाला एनालिसिस कल का देखा हो तो आपको उसमें पता होगा कि उसमें केव आर्ट पूछा है, केव के आर्ट के बारे में, और 68 में पूछा है केव्स के बारे में। तो ये दोनों ही क्वेश्चन सिमिलर ही हैं, इसमें केव आर्ट के बारे में पूछा है, इसमें केव के बारे में पूछा है। तो इस बार भी हम मान सकते हैं कि इस बार भी आर्ट एंड कल्चर से ही रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सकता है 70th बीपीएससी में, एंशिएंट इंडिया का आर्ट एंड कल्चर। तो इसलिए आप एंशिएंट इंडिया का आर्ट एंड कल्चर एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। क्लास 12th का जो एनसीईआरटी बुक है उसमें मिल जाएगा आपको, और नहीं तो मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा आर्ट एंड कल्चर का, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। अब आइए देखते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो कंपलसरी था। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें 2 सब पार्ट हैं, ए और बी, इसमें से हमें सिर्फ एक ही करना है। तो पहला जो है उसमें डिस्कस द फैक्टर्स फॉर द इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, हाउ इट गिव द डायरेक्शन टू द फ्रीडम मूवमेंट। आपको अगर याद होगा 69th वाले में, तो आपने उसमें भी देखा होगा कि उसमें भी नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन था। इसमें भी 68 में भी नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन है। इसमें पूछा है इमरजेंस, फैक्टर्स ऑफ इमरजेंस, कि नेशनल मूवमेंट किस तरह से इमर्ज हुआ। वहीं 69th में पूछा था कि मॉडरेट्स का क्या रोल था नेशनल मूवमेंट में। तो आपको ये चीज़ ट्रेंड पता चल रहा है कि नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है। एक बार इमरजेंस पूछा है, एक बार पूछा है मॉडरेट्स का, हो सकता है इस पर पूछ दे एक्सट्रीमिस्ट का क्या रोल था, जैसे कि लाल बाल पाल, इनका क्या रोल था। उसी तरह से हो सकता है कि इस बार पूछ दे कि गांधी जी का क्या रोल था, या इस बार पूछ दे कि राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण का क्या रोल था, या फिर रिवॉल्यूशनरी एक्सट्रीमिस्ट का क्या रोल था, भगत सिंह, चंद्रशेखर राजगुरु, इन सब का क्या रोल था। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को ट्रेस कर सकते हैं कि मे बी इस तरह का इस बार एक्सपेक्टेशन है, पूछा जा सकता है। अब इसी का सेकंड पार्ट हम देखते हैं, इसी का हम सेकंड पार्ट देखते हैं। डिस्कस द ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार अंडर वेरियस स्कीम्स ऑफ ब्रिटिश रूल, क्रिटिकली एनालाइज इट्स इम्पैक्ट। इसमें देखिए यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन पूछा है। एजुकेशन में बिहार में 2 चीज़ पूछता है, एजुकेशन में 2 चीज़, एक तो पूछता है टेक्निकल एजुकेशन और एक पूछता है मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन में पूछता है कि ब्रिटिश इंडिया में बिहार में एजुकेशन का ग्रोथ किस तरह से हुआ, और टेक्निकल एजुकेशन में पूछता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट कब बना, पटना साइंस कॉलेज, उसके बाद IMS धनबाद, ये सब कैसे बना, क्यों बना, इसके बारे में। और एक इसी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट होता है, वह ग्रोथ ऑफ प्रेस, ग्रोथ ऑफ प्रेस, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपने इस बार एजुकेशन पूछा है तो मैं भी हो सकता है कि इस बार प्रेस का पूछ ले कि बिहार में प्रेस कैसे ग्रोथ किया और उसका क्या इंपॉर्टेंस था आज़ादी से पहले। उसी तरह फ्रेंड्स देखिए, ये एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था कि ग्रोथ ऑफ टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडियन एंशिएंट पीरियड, मतलब कि टेम्पल्स कैसे कैसे डेवलप किए, टेम्पल्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ एंशिएंट इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, एंशिएंट टाइम पे नॉर्थ इंडिया में। तो नॉर्थ इंडिया में जो टेम्पल डेवलपमेंट हुआ उसे हम जनरली स्टार्टिंग मानते हैं कि हिस्टोरिकली अगर हम टेम्पल, यहाँ पे आप ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे टेम्पल पूछा है, स्तूप नहीं पूछा है, इसीलिए हम इसमें कभी भी चैत्य विहार ये सब को रिलेट नहीं करेंगे। इसमें टेम्पल्स पूछा है तो हम इसका स्टार्ट करेंगे कि ये स्क्रिप्चर्स में दिया हुआ है और ये टेक्स्ट में, लिटरेरी टेक्स्ट में दिया हुआ है कि अशोक के टाइम पे या मौर्यन पीरियड में टेम्पल्स था, ऐसा इसमें मिलता है लिखा हुआ कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, लेकिन कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिलता है, सिर्फ लिटरेचर में मिलता है। और वहीं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हम अगर बात करें टेम्पल का, तो हमें सबसे पहला मिलता है गुप्ता पीरियड में। गुप्ता पीरियड से आर्कियोलॉजिकल एविडेंस यानी कि प्रॉपर मंदिर हमें देखने को मिलते हैं। तो हमें इसमें वही चीज़ दिखाना था कि गुप्ता पीरियड में कैसे टेम्पल्स का डेवलपमेंट हुआ,
जिसमें 5 टाइप के टेम्पल्स का प्रोग्रेस हुआ था, जिसे हम पंचायतन टेम्पल बोलते हैं। 5 स्टेजेस ऑफ टेम्पल ग्रोथ, और उसे पंचायतन टेम्पल भी बोलते हैं। तो उसे दिखाना था। दूसरा इसमें दिखाना था नॉर्थ इंडिया में एक हो जाता है पाल टेम्पल जो वेस्ट बंगाल एरिया में था, और दूसरा हो जाता है इसमें पुरी या उड़ीसा टेम्पल आर्ट। ये 2 इसमें दिखाना था। ये 2 दिखाना था प्रोग्रेस में, यानी कि 8th to 12th सेंचुरी के टाइम पे, और 3rd सेंचुरी के टाइम का दिखाना था इसमें गुप्ता पीरियड का टेम्पल कैसे डेवलपमेंट हुआ। यही इसका आंसर था। तो ये क्वेश्चन हालांकि आसान था, पर अगर प्रिपेयर ना रहे तो ये बहुत ही ज़्यादा टफ भी था। आइए अब हम एक देखते हैं इसका क्वेश्चन, तीसरा का सेकंड, रविन्द्रनाथ टैगोर का आइडियोलॉजी। तो ये आपको इंपॉर्टेंट 3 आइडियोलॉजीज आपको बहुत ज़्यादा मेनली याद रखना है। पहला है गांधी जी का आइडियोलॉजी, दूसरा है नेहरू जी का आइडियोलॉजी, और तीसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर का आइडियोलॉजी। तो जब रविन्द्रनाथ टैगोर का इस बार पूछ दिया है तो मोस्ट प्रोबेबली ये चांस हो सकता है कि नेहरू जी का और गांधी जी का आइडियोलॉजी को इस बार पूछे। और सिर्फ यही नहीं पूछता है कि गांधी जी का आइडियोलॉजी क्या था या नेहरू जी का, बहुत सारा इसका सब पार्ट्स हो जाता है। जैसे गांधी जी का सेकुलरिज्म पे, रिलीजन पे, स्टेट पे, पॉलिटी पे, विलेज पे, नेशन पे क्या रोल था, वैसे ही नेहरू जी का भी सेकुलरिज्म पे, नेशनलिज्म पे, पॉलिटी पे, वर्ल्ड अफेयर पे, इंटरनेशनल रिलेशन पे क्या रोल था। उसके बाद नेहरू जी का पंचशील या नाम क्या था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। उसी तरह से ये 3 इंपॉर्टेंट है, गांधी, नेहरू और टैगोर। उसके साथ 1-2 एडिशनल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो एडिशनल में है, पहला नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दूसरा हो जाता है इंपॉर्टेंट में जेपी जयप्रकाश नारायण, तीसरा राम मनोहर लोहिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनका भी हमें देख के चलना चाहिए। आइए अब हम देखते हैं सेक्शन 2, जो कि प्योरली करंट अफेयर है, और ये बहुत ही ज़्यादा एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस था, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स का, खुद मेरा भी बहुत सारा क्वेश्चन या तो छूट गया था या बहुत अच्छे से अटेम्प्ट नहीं हो पाया था, और बहुत कम मार्क्स मिला था। ये टोटल 38 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें मुझे 8 या 10 मार्क्स ही मिले थे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एब्सर्ड टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, आप खुद देख सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, और इसे प्रिपेयर करना भी नियर टू इम्पॉसिबल था। इस बार भी हम कोशिश करेंगे कि इस बार हम लोग ये कुछ ट्रेस करके जाएं, कुछ एक्सपेक्ट करके जाएं। तो हम कुछ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स इस बार देखेंगे। कल हमारे सेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिस्ट में हम करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को भी देखेंगे, पर कुछ ऐसे टॉपिक्स भी आते हैं एग्जाम में जिसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, कि वो क्वेश्चन आप कभी भी प्रैक्टिस नहीं किए हुए होंगे, और वहाँ डायरेक्टली जाके आपको बनाना पड़ेगा। क्योंकि सब कुछ 100% एक्सपेक्ट करके जाना कि वही आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हर समय रहता है, चाहे पीटी हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो। आप सब कुछ गेस नहीं कर सकते, इसलिए कुछ ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा जिसके बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं होगी, और आपको वहीं पे एट द पॉइंट आपको अपने से समझ के उसे बनाना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन है, 18th नेशनल स्काउट एंड गाइड जम्बूरी ऑर्गेनाइज्ड। ये कुछ भी नहीं पता था कि 18th नेशनल स्काउट एंड गाइड जम्बूरी क्या होता है, कहाँ होता है, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कुछ भी कोई आइडिया नहीं था, किसी को आइडिया नहीं था। पर एक चीज़ पता था कि स्काउट गाइड मूवमेंट क्या होता है, और अब ऑब्जेक्टिव, ये आप बहुत आसानी से इसमें लिख सकते थे कि ऑब्जेक्टिव, जो भी ऑब्जेक्टिव होगा वो बहुत पॉजिटिव होगा जम्बूरी का। जम्बूरी का मतलब होता है एक तरह से मीटिंग या फिर एक इवेंट होता है जहाँ लोग जाते हैं स्काउट एंड गाइड, और वहाँ पे वो पार्टिसिपेट करते हैं, अपने कल्चर और अपने टैलेंट्स को शो करते हैं, शोकेस करना। तो इसमें हम बहुत ऑब्जेक्टिव सिंपल्स इसका लिख सकते हैं। एट द टाइम एग्ज़ाम के टाइम पे तो ये कभी याद आया ही नहीं कि वैसा लिखा जा सके, पर एग्ज़ाम के बाद ये गेस करने पर और गूगल करने पे पता चलता है कि इसका बहुत सिंपल ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि अपने टैलेंट को शोकेस करना, नेशनल इंटीग्रेशन को, फिर यूनिवर्सल ब्रदरहुड को बढ़ाना, इस तरह के कुछ इसके आंसर्स हो सकते थे। उसी तरह यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अनएक्सपेक्टेड था। यूएन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क इन मैनेजिंग द पीस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16। पहला तो कि सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट गोल 16 क्या है वो ही ठीक से याद नहीं रहता एग्जाम के प्रेशर में। उसके बाद यूनाइटेड नेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क, ये क्या है ये चीज़ नहीं पता रहता, तो उससे कैसे कोई अगर इस क्वेश्चन का आंसर लिख सके, इसलिए मेरा ये क्वेश्चन छूट गया था। मैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाया था, क्योंकि इस पर कुछ भी एक लाइन भी लिखना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो आपको ये चीज़ भी प्रिपेयर करके रखना होगा मेंटली कि वहाँ पे एलिमेंट ऑफ सरप्राइज आएगा ही आएगा, और एक आध क्वेश्चन ऐसा हो ही सकता है जिसका आंसर आपको कुछ भी नहीं पता हो, तो आपको वहाँ पे बना के लिखना पड़ेगा। उसी तरह थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस द राइट बेस्ड ई सर्विस डिलीवरी सिनारियो ऑफ बिहार। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था कि ई सर्विसेज बिहार के लिए क्या है। तो इसमें तो सबसे पहला हो जाता है RTPS, राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट, जो बिहार गवर्नमेंट ने पास किया है।
उसी तरह से और बहुत सारे चीज़ हो जाते हैं, जैसे मौसम के लिए चक्र ऐप, मेघ चक्र ऐप, मेघदूत ऐप, उसी तरह से टाइमली सर्विस डिलीवरी के लिए RTPS है, और बहुत सारे इसमें ऐप हैं। एग्रीकल्चर के लिए बिहान ऐप किया गया है, उसी तरह से कास्ट सेंसस के लिए बीजग ऐप का यूज़ किया गया है। अभी स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं, उसके बाद गवर्नमेंट फीडबैक लेती है पब्लिक से, बहुत सारा इसमें किया था। चकाचक बिहार चलाया गया था स्कीम। तो ये बहुत सारे ई सर्विस डिलीवरी सिनेरियो आजकल बिहार में चल रहे हैं। और चौथा क्वेश्चन इसमें है, डिस्क्राइब द एफर्ट्स मेड इन द फील्ड ऑफ सोलर पावर जनरेशन इन स्टेट ऑफ बिहार। तो इसमें सोलर पॉलिसी तो हम सबसे पहले दिखा देंगे, उसके बाद फिर हम इसमें दिखा सकते हैं कि क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन किया गया, कहाँ कहाँ सोलर पैनल लगाए गए हैं और क्या बिहार गवर्नमेंट का टारगेट है। तो इसके लिए आपको बहुत आसानी से गवर्नमेंट वेबसाइट्स में मिल जाएगा, बियाडा क्या कर रही है इसके लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, तो ये सब आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। उसी तरह से लास्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द फीचर्स ऑफ सेल्फ रिलायंस बिहार अंडर 7 निश्चय 2। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था कि बिहार 7 निश्चय में क्या परफॉर्म किया है गुड गवर्नेंस में, तो वो लिखिए। तो इसमें बस वही था, सक्सेस एंड फेलियर ऑफ 7 निश्चय, तो वो बहुत आसान है 7 निश्चय 2 का, तो वो आप आसानी से इसे कर सकते थे। आपको देखने पे ये पता चलेगा कि ये जो 4th क्वेश्चन था ये बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड और अनईजी टाइप का था, जिसे वहाँ पे सॉल्व कर पाना एग्जाम में बहुत कम टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत था। तो ऐसा इस बार भी हो सकता है, इसलिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें और कुछ ऐसे टॉपिक्स को देख कर रहें जिससे कि आप वहाँ पे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड फील ना हो। आइए हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से 2 है क्वेश्चन, ए और बी, उसमें से सिर्फ हमें एक ही करना था। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें है, व्हाट आर द ड्राफ्ट रेगुलेशंस अनाउंस्ड रिसेंटली बाय द UGC टू ओपन द डोर फॉर फॉरेन universities to set up campuses in India. What prospects do you visualize about their impact on higher education in India? Do you think it will be a game changer? Give arguments in support of your answer. मतलब यही है कि UGC ने कुछ पॉलिसी चेंजेस किया था यूनिवर्सिटीज़ के लिए कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इंडिया में कैंपस सेटअप कर सकें और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पे। तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था ये क्वेश्चन करना प्रैक्टिकली, और इसीलिए इसका जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन था वो बहुत इजी दिया गया था। तो ये मोस्ट प्रोबेबली सारे स्टूडेंट्स इसी को अटेम्प्ट किए होंगे और ये बहुत इजी क्वेश्चन था। तो आइए हम इसे देखते हैं। In the wake of its criticism by the Vice President of India recently critically examined the doctrine of basic structure given by Supreme Court of India half a century ago. Do you think this debate will prove to be a point of clash between executive and the judiciary in near future? Give your arguments. तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था और ये इसलिए भी पूछा गया था क्योंकि आपको याद होगा कि केशवानंदा भारती केस जो 1973 का था और ये क्वेश्चन 2023 में आया था, तो उसका 50 साल हुआ था वो केस का, और वो बहुत हिस्टोरिक जजमेंट था जिसमें वन ऑफ सबसे लार्जेस्ट सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठा था 13 जजेस का। इसलिए ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था क्योंकि केशवानंद भारती केस का जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया गया था उसका 50 साल हुआ था, और उसी टाइम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑनरेबल जगदीप धनखड़ जी उसे क्रिटिसाइज भी किए थे बेसिक स्ट्रक्चर को और ओवर्टनेस ऑफ जुडिशियरी को। तो इस कारण से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आसान क्वेश्चन था, इसमें आप 2-3 पॉइंट्स देख सकते हैं, जैसे कि क्रिटिकली एग्जामिन बोला गया है, यानी कि हमें उसे थोड़ा सा नेगेटिव वे में दिखाना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कैसे सुप्रीम कोर्ट ने लाया और कैसे वो थोड़ा नेगेटिव था। पहले तो हमें ये दिखाना, उसके बाद दिखाना था डू यू थिंक दिस डिबेट विल प्रूव टू बी अ पॉइंट ऑफ क्लैश बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी इन नियर फ्यूचर। तो फिर हमें दिखाना था कि ये क्लैश का टॉपिक है या नहीं बेसिक स्ट्रक्चर। तो फिर इसमें हमें इवोल्यूशन दिखाना था कि पहले तो क्लैश हुआ था, लेकिन फिर केशवानंद भारती केस और उसके बाद फिर मिनेरवा मिल केस और उसके बाद फिर वामन राव केस, इन 2-3 केसेस में इसे सॉल्व करने की बहुत हद तक कोशिश की गई कि ये क्लैशेस एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच ना हो। उसके बाद फिर हमें इसमें यह भी दिखाना था कि आर्टिकल 50 में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव ऑलरेडी दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद फिर नियर फ्यूचर के जो जजमेंट्स हैं उसे भी दिखाना था कि कैसे जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में आर्ग्यूमेंट्स और ये डिबेट ना हो, इसे भी सॉल्व करने का बहुत ज़्यादा कोशिश किया जा रहा है। तो इस तरह से इस आंसर को कंक्लूड करना था। आइए अब हम देखते हैं 6th क्वेश्चन क्या है। डू यू थिंक इंडिया मस्ट रिक्लेम द लीडरशिप ऑफ G20? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था और इसमें बस आपको ये चीज़ याद रखना कि G20 से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 67th BPSC में G20 से पूछा गया, 68 में पूछा गया और 69 में पूछा गया। लगातार 3 साल G20 से क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार भी G20 से क्वेश्चन हो। अगर G20 से नहीं हुआ
तो हम 2-3 इससे रिलेटेड टॉपिक्स को जरूर कवर कर सकते हैं, जैसे G7 जो इस बार प्राइम मिनिस्टर गए थे इटली में, G7 जो समिट हुआ था इटली में जुलाई में, उसमें प्राइम मिनिस्टर हमारे गए थे, तो उसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। उसी तरह से क्वाड, ब्रिक्स, SCO, उसके बाद फिर I2U2, इस तरह के कुछ समिट्स हैं, उसे हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, जिससे कि क्वेश्चन हो सकता है कि इस बार पूछे जाएं। उसी तरह से यूएन के बारे में पूछा है कि यूएन का इवेल्युएट द रोल ऑफ यूएन इन एक्सेस एंड रिसोर्स मैनेजमेंट अबाउट सपोर्ट ऑफ सीरिया एंड टर्की इन अर्थक्वेक डिजास्टर। ये डिजास्टर मैनेजमेंट और फॉरेन डिप्लोमेसी का क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा सा टफ था अटेम्प्ट करना, क्योंकि इसमें बहुत सारा फैक्ट डेटा और मैप की जानकारी चाहिए था इसे अटेम्प्ट करने के लिए। तो इससे अच्छा है कि आप इससे अटेम्प्ट कर सकते थे 6A को, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। तो आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी नहीं होता, कुछ थोड़ा टफ लेवल पे भी होता है, और ये माना भी जाता है कि 68 बीपीएससी में जो क्वेश्चन आए थे वो वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन था अभी तक का, क्योंकि 69 बीपीएससी का क्वेश्चन इससे कंपैरेटिवली बहुत आसान था। 68 बीपीएससी में सारे स्टूडेंट्स का मार्क्स भी कम आया था और क्वेश्चन का लेवल बहुत ही ज़्यादा था। अचानक से लेवल को चेंज किया गया था, 67 तक में पूछने का तरीका एकदम अलग था और 68 में एकदम अलग, और ये पहली बार इस तरह का क्वेश्चन आया था, इसलिए ये बहुत टफ माना गया था इस क्वेश्चन को। आइए फ्रेंड्स, हम ये डेटा इंटरप्रिटेशन वाला क्वेश्चन को नहीं देखते हैं। आइए अब हम GS2 को स्टार्ट करते हैं, जिसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है पॉलिटी, दूसरा होता है इकोनॉमी और ज्योग्राफी, और तीसरा पार्ट होता है साइंस एंड टेक। तो इसके हम सारे पार्ट्स को देखेंगे आज। तो GS2 का सेक्शन 1 जो है, उसका जो पहला क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चन रहेंगे, और वो तो कंपलसरी रहता है। तो इसके 5 क्वेश्चंस को आइए हम देखते हैं, जो कि पॉलिटी से है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने साइड में यहाँ पे नोटेशंस भी दिया है, ये वाला कि स्टैटिक है, स्टैटिक है, स्टैटिक है, स्टैटिक है, और ये करंट है। आप इसमें ये भी चीज़ गौर करिएगा कि 1-2 क्वेश्चन जो है इसका नीचे का वो बिहार का रहता है। ये 68 में 1 क्वेश्चन था और 69 में शायद 2 क्वेश्चन थे, D और E, जो बिहार से पूछे गए थे। तो आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखना है कि न सिर्फ इंडिया बल्कि बिहार पर्सपेक्टिव में भी सारे चीज़ों को देखना है, क्योंकि बिहार से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था क्रिटिकली एनालाइज करना क्या, डायनामिक सेकुलरिज्म। तो सेकुलरिज्म डायनामिक कैसे है, मतलब कि अगर हम इसे कंपेरेटिवली बताएं तो फॉरेन कंट्रीज़ का, जैसे कि जो आइडल सेकुलरिज्म माना जाता है वो फ्रांस का माना जाता है। तो फ्रांस का जो सेकुलरिज्म है वो बहुत ज़्यादा स्टैटिक है, बहुत ज़्यादा रिजिड है। और वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो सेकुलरिज्म है वो बहुत ज़्यादा डायनामिक है, जिसमें हम मानते हैं कि सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन नहीं है, उसके बदले सर्वधर्म संभाव है। जहाँ हम फ्रांस की बात करें तो वहाँ पे है सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड चर्च, यानी कि कंप्लीट सेपरेशन है। वहाँ पे चर्च स्टेट में इंटरफेयर नहीं करता और स्टेट चर्च में नहीं। बट इंडिया में क्या है कि इंडिया में सेकुलरिज्म बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, जब ज़रूरत पड़े तो हम इंटरफेयर भी करते हैं और ज़रूरत ना रहे तो हम इंटरफेयर नहीं करते। जैसे इंटरफेरेंस का अगर हम मामला देखें तो बहुत सारा मामला था, जैसे सबरीमाला इशू हो, या फिर वो सबरीमाला केस हुआ, या फिर और बहुत सारे केसेस थे, ट्रिपल तलाक का, और उसके बाद फिर शायरा बानो केस, शाह बानो केस, ये सब बहुत सारा था, पेरुमल मुरुगन केस, बहुत सारा जिसमें स्टेट ने इंटरवेन किया था। उसी तरह से बहुत ज़्यादा ऐसा भी होता है जहाँ स्टेट इंटरवेन नहीं करता, जैसे अभी मंदिर मस्जिद जो विवाद चल रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं पे स्टेट इंटरवेन कर रहा है और कहीं कहीं पे नहीं भी कर रहा है। तो इसी को दिखाना था इसमें, डायनामिक सेकुलरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था रीजनल पॉलिटिक्स। तो ये रीजनल पॉलिटिक्स जो है वो लक्ष्मीकांत में आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा, और अगर आपको नहीं मिलता है तो मेरे पास इसका नोट्स है बहुत अच्छा, ये सेकुलरिज्म का भी है, डायनामिक सेकुलरिज्म का नोट्स मेरे पास पॉलिटी का, तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। पहले तो मैं ये सब जो टॉपिक्स है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स माने जाते हैं पॉलिटी के, वो मैं ऑलरेडी कवर करूँगा यूट्यूब लेक्चर्स में अपने, और जब मैं वो लेक्चर्स कवर कर लूँगा तो उसका आपको PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप चाहें तो उसे प्रिंट करा के पढ़ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उसे PDF के फॉर्म में पढ़ सकते हैं। जो नेक्स्ट है वो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर द कैरेक्टर चार्टर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन इंडिया। यानी कि वही है इसमें भी कि पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि DPSP हो गया, प्रेम्बल हो गया, ये सब ये सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए। तो आपको वही दिखाना था कि प्रेम्बल और DPSP ये कैसे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं इंडिया का, और एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में वही यहाँ पे गवर्नमेंट का स्कीम्स और एक्ट और लॉ जो हो जाएगा,
जैसे कि रिजर्वेशन SC ST OBC वुमेन के लिए जो रिजर्वेशन है, उसके बाद मैटरनिटी बेनिफिट्स कैसे हो गया, माइनॉरिटीज़ के लिए क्या वेलफेयर कर रही है गवर्नमेंट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, इस तरह के वही सब आपको इसमें दिखाना था। उसी तरह से डी क्वेश्चन है जुडिशियल रिव्यू के बारे में है। जुडिशियल रिव्यू भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। हर साल जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इसे भी प्रिपेयर करना है। उसी तरह से ई नंबर में है बिहार हैज़ विटनेस्ड इम्प्रूवमेंट इन पॉलिटिकल कल्चर इन लास्ट डिकेड। तो इसमें वही दिखाना था कि बिहार का पॉलिटिक्स कैसे इंप्रूव हुआ है, कैसे पहले कास्ट बेस्ड या रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स से अभी डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स में आया है। तो आपको इसमें वही दिखाना था कि अब ज़्यादा इंक्लूसिव हो गया है, जिसमें वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है। उसके बाद फिर 35% रिजर्वेशन दिया गया है जॉब में, उसी तरह एजुकेशन में। उसके बाद फिर और भी SC ST OBC के लिए है, दलित से महादलित का कैटेगराइजेशन हुआ, बैकवर्ड क्लासेस से EBC हुआ, इकोनॉमिकली बैकवर्ड, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस। वही सब आपको इसमें दिखाना था कि कैसे डेवलपमेंट हो रहा है बिहार में पॉलिटिक्स में। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का ए है, उसमें दिखा रहा था पारामाउंट्सी ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इंश्राइन जोनल काउंसिल। अब आपको इसमें जोनल काउंसिल्स को एक्सप्लेन करना था, जो कि लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। उसी तरह बी क्वेश्चन में था कि चेंजेस इन फंक्शनिंग ओवर द डिकेड कास्ट का। तो इसमें आपको दिखाना था कि कास्ट का रोल, ये कास्ट का रोल के ऊपर मेरे पास बहुत अच्छे से नोट्स है कि कास्ट का क्या रोल था इंडियन पॉलिटिक्स में और बिहार के पॉलिटिक्स में, इन दोनों पर्सपेक्टिव में कास्ट का क्या रोल है, ये बहुत अच्छे से मेरे पास नोट्स है। तो मैं इस नोट्स को शेयर कर दूंगा, आप इससे हेल्प ले सकते हैं। उसी तरह से तीसरा क्वेश्चन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे कि प्री TN सेशन और पोस्ट TN सेशन में बिहार में क्या चेंजेस आए इलेक्शन में। तो ये बहुत स्टैटिक क्वेश्चन था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, और इसमें जनरली रिफॉर्म्स दिखाने थे कि कौन कौन से रिफॉर्म्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लिया है हर तरह के, और उस रिफॉर्म्स का इम्पैक्ट बिहार के इलेक्शन में क्या पड़ा है, कैसे ये डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर रहा है। तो ये क्वेश्चन आसान था, और अगर आप इसे नहीं करना चाहते तो उससे भी आसान क्वेश्चन ये वाला था, बी नंबर, ये दोनों में से एक ही करना था कि राज्यसभा के पावर और उसके कंपोजिशन को कंपेयर करना था लोकसभा से। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ये बहुत स्टैटिक क्वेश्चन है, इसमें कोई भी कुछ खास वैसा करने की ज़रूरत नहीं है। लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे से दिया हुआ, आप इसे आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे। आइए अब हम सेक्शन 2 देखते हैं, जो कि इकोनॉमी का है। तो इकोनॉमी का ये 4 है, इसमें हमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। तो पहला था उसमें नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी और PM गति शक्ति प्लान, इसे लिखना था। तो ये करंट अफेयर का टॉपिक था, तो इसीलिए ये बहुत आसान था। स्कीम्स जब हम पढ़ के जाते हैं अपकमिंग एग्जाम के लिए, तो उसमें हम गति शक्ति प्लान और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जो उस समय करंट अफेयर में था, तो उससे हमने प्रिपेयर ही किया था सभी कोई ने, तो ये बहुत आसान था उसके लिए। इसीलिए मेरा ये मानना है कि इस बार भी BPSC एग्ज़ाम के लिए आप जो इस साल के करंट अफेयर में जो इम्पोर्टेंट एक्ट्स, पॉलिसी या फिर गवर्नमेंट स्कीम्स आई है बिहार गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसे आप जरूर से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि देखिए आप स्कीम्स और एक्ट और पॉलिसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस बार भी हो सकता है कि पूछे जाएं। उसी तरह ये क्वेश्चन देखिए कि इंस्टीट्यूशन से था, क्वेश्चन नंबर बी, अटल इनोवेशन मिशन जो नीति आयोग के अंदर आता है। तो आपको अटल इनोवेशन मिशन, अटल इंक्यूबेशन सेंटर, ये सब के बारे में बताना था। अटल न्यू इंडिया चैलेंज, ये सब के बारे में आपको बताना था। ये पूरा जो सेटअप है ये नीति आयोग के अंडर में आता है, ये नीति आयोग के अंडर में है। तो आपको यही एक्सप्लेन करना था कि नीति आयोग कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है, और उसके ये जो सब कैटेगरीज हैं या सब इंस्टीट्यूशंस, तो वो कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में। उसी तरह से तीसरा क्वेश्चन था, डिस्कस द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन बिहार और रिसेंट स्टेप्स क्या क्या लिए गए हैं। तो अर्बनाइजेशन को और अच्छे से प्रमोट करने के लिए क्या क्या लिए गए हैं, जैसे 7 निश्चय में स्वच्छ नली गली, हर घर पक्के सड़क, उसके बाद फिर हर घर नल से जल, इस तरह के जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं 7 निश्चय में। उसी तरह से फिर एग्रीकल्चर रोड मैप में क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, लोकल बॉडी इलेक्शंस कैसे कराए जा रहे हैं, वही सब इसमें आपको लिखना था। उसी तरह से 4th जो क्वेश्चन हो गया, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, इंडियन ओशन डाइपोल मोमेंट। तो ये क्लास 11th NCERT जो ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी, उसमें ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, आप आसानी से लिख सकते हैं। आप अगर ध्यान दें तो इसमें एक चीज़ आप ध्यान दे सकते हैं, ये इंडियन ओशन डाइपोल और मॉनसून, इस पर यह क्वेश्चन आया है 68 में। और अगर आप 69 का क्वेश्चन ध्यान दें तो उसमें भी मॉनसून से 2 क्वेश्चन आए हैं। यानी कि मॉनसून, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं BPSC के लिए, तो मॉनसून को आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देख के जाना है, क्योंकि मॉनसून से 69 में 2 क्वेश्चन और 68 में 1 क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मॉनसून और उससे एसोसिएटेड जितने टर्म्स होते हैं, जैसे जेट स्ट्रीम, इंडियन ओशन डाइपोल मोमेंट, उसके बाद अल नीनो, ला नीना, ये सारे जो
टर्म्स हैं, इसे बहुत अच्छे से आपको जाना, देख के जाना। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है, ये सारा कुछ ENSO LNSO जितना है वो सब आपको देख के जाना है। उसी तरह ई नंबर में है रूरल अर्बन डिजिटल डिवाइड इंडिया में कैसे और उसे कैसे हमें सुधारना है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। ये सब क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप न्यूज़पेपर देख रहे हैं तो इसे बहुत आसानी से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में था इंडियन ग्लोबल ट्रेड इंगेजमेंट। ये क्वेश्चन जो था इंडियन ग्लोबल ट्रेड इंगेजमेंट 2022, या फिर ये क्वेश्चन था। आप इसे अटेम्प्ट कर सकते थे या फिर ये अटेम्प्ट कर सकते थे। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई 2022 में बिहार सर्विस में टेली डेंसिटी इतना कम हो गया है, तो उसका क्या एग्जामिन करना था, प्रोस्पेक्ट, इम्पैक्ट, ये सब। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों के दोनों जो हैं ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, यानी कि ग्लोबल ट्रेड इंगेजमेंट और ये टेली डेंसिटी से बिहार का। तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत डिफिकल्ट था, पर इसमें मुझे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। मैंने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था 5 का ए, ये ग्लोबल ट्रेड इंगेजमेंट 2022। और इसे अटेम्प्ट करने का बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन था कि विजन IAS का मेंस 365 एक मैगजीन आता है, विजन IAS मेंस 365 मैगजीन। तो ये मैगजीन जैसे PT 365 आता है हर सब्जेक्ट के लिए, वैसे ही विजन IAS मेंस 365 मैगजीन आता है हर सब्जेक्ट के लिए। तो उसमें से ये मेंस 365 हमें ज़रूरत पड़ा था ये वाला IR का, इंटरनेशनल रिलेशन। तो इंटरनेशनल रिलेशन का जो मेंस 365 आता है तो उसमें सारे ट्रेड इंगेजमेंट्स दिए हुए थे कि इंडिया का US के साथ इस साल क्या हुआ है, ब्रिटेन के साथ, फ्रांस के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, एशिया में सारे कंट्रीज़ के साथ, तो वो दिया हुआ था। तो वो कुछ डेटा और फैक्ट मुझे याद थे, मैप याद था, तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत आसान हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 में है ब्लू इकॉनमी के बारे में। तो ब्लू इकॉनमी उस समय बहुत चर्चा में था और ये एवरग्रीन टॉपिक है ब्लू इकॉनमी, कि हम ओशन का या वाटर रिसोर्सेज का कैसे यूज़ करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो ये बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो ये आप अभी भी इसे पढ़कर जाएं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है कि ओशन का कैसे यूज़ करते हैं, अलगीज का कैसे यूज़ कर रहे हैं, ओशन सैलिनिटी का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कार्बन सिंक के लिए हम ओशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं, नेविगेशन के लिए कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है इंडिया का, तो ये आसान क्वेश्चन था, आप इसे आसानी से अटेम्प्ट कर सकते थे। वहीं इसका सब पार्ट जो था दूसरा, तो वो था ऑन बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स डिवाइड बिहार इनटू फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड। ये उससे भी आसान क्वेश्चन था ब्लू इकॉनमी से, और मैंने यही अटेम्प्ट किया था, देख सकते हैं आप। इसमें था कि बिहार को डिवाइड करना था फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री में बिहार में कौन कौन से इंडस्ट्री आते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में। तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री में तो पहला तो वुड आ जाता है, उसके बाद फिर फॉरेस्ट बेस्ड में हनी आ सकता है, मधु या हनी। उसके बाद फिर फॉरेस्ट बेस्ड में और बहुत सारे वुड कलेक्शन हो जाएगा, और फिर फॉरेस्ट बेस्ड में टूरिज़्म इंडस्ट्री आ जाएगा कि फॉरेस्ट में इको टूरिज़्म हो जाएगा, ये सब फॉरेस्ट बेस्ड में आ जाएगा। एग्रो बेस्ड में बहुत सारा आ जाता है, मखाना, जूट, सिल्क, ये सब बहुत सारा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आ जाता है। और मिनरल बेस्ड में आ जाता है जैसे कि पाइराइट का आ जाता है। उसके बाद फिर साउथ बिहार में जो है भागलपुर के साइड में कोल के लिए आ जाता है। उसके बाद फिर और एक आता है सोरा या सॉल्ट पीटर के बारे में। तो ये सब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हैं, उसके ऊपर हमें मैप बना के लिखना था। तो ये क्वेश्चन आसान था, मैंने यही वाला अटेम्प्ट किया था। उसी तरह सेक्शन 3 जो हो जाता है ये साइंस एंड टेक का है, तो साइंस एंड टेक का क्वेश्चन आप देख लीजिए। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन है, ये कंपलसरी क्वेश्चन था, तो इसमें 5 पार्ट अटेम्प्ट करने थे। और साइंस एंड टेक में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं, एक तो कंपलसरी वाला जिसमें 5 सब पार्ट होते हैं, और एक एक्स्ट्रा में 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता है। तो पहला जो 7 नंबर है इसका 5 अटेम्प्ट करना था, तो वो देख लीजिए। इसमें था इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडियन कंटेक्स्ट, यानी कि इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है कि तकनीक का स्वदेशीकरण। जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी है उसे हमने अपने स्तर से कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट करके अपने लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल ही है, या फिर अरिहंत जो सबमरीन है वो सारा रशिया बेस्ड है, तो वो रशिया ने अपने यूज़ के लिए बनाया था। तो उसे हमने टेक्नोलॉजी को इंडियनाइजेशन करके अपने अकॉर्डिंगली सूटेबल बना के हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और वैसे ही बहुत सारे टेक्नोलॉजी हैं, जैसे सुपर कंप्यूटर के बारे में, तो हम उसे अपने अकॉर्डिंगली चेंज करके उसके बाद फिर हम उसे यूज़ करते हैं। तो यही है इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, तो उसे हम कैसे इस्तेमाल करते हैं वो लिखना था। फ्रेंड्स, आप ये चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि ये जो 8 या 7 नंबर में जो क्वेश्चन आता है
इसमें 4-5 पेज आपको लिखना नहीं रहता है, 1 से 1.5 पेज ही लिखना रहता है। उसमें भी आपका आधा पेज चला जाता है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में, तो कुल मिला के आपको सिर्फ 1 ही पेज कंटेंट लिखना रहता है, और वो डायग्राम और फ्लो चार्ट की मदद से अगर आप लिखते हैं एग्जाम्पल देके, तो आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ता। जो आपके पास अवेलेबल कंटेंट है उसी से आप इसमें अपना काम चला सकते हैं। उसी तरह से बी नंबर में है कि एक्सप्लेन वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर इंडिया टू एक्सपैंड इट्स न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम टू मीट्स द ग्रोइंग एनर्जी नीड्स। ये बहुत आसान क्वेश्चन था कि न्यूक्लियर एनर्जी को हमें क्यों प्रमोट करना चाहिए। एक आपको याद होगा कि उसी टाइम पे हरियाणा में एक न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट लगाने की बात चल रही थी, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें बहुत आसानी से इसे लिखा जा सकता था कि क्यों ज़रूरत पड़ रही है। जैसे हमारा जो टारगेट है कि नेट ज़ीरो का, जो हमारा टारगेट है नेट ज़ीरो का तो वो 2070 तक है। तो अगर हम नेट ज़ीरो अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कार्बन को ऑब्वियसली डिक्रीज़ करना होगा, थर्मल प्लांट्स को डिक्रीज़ करना होगा, फॉरेस्ट कटिंग को, वुड को डिक्रीज़ करना होगा। तो जब अगर हम ये सब को घटा ही देंगे तो फिर सस्टेनेबल एनर्जी की ओर हमें जाना पड़ेगा। तो न्यूक्लियर एनर्जी एक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट आता है इंडिया का, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसी तरह से तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट। तो आपको ये पता होगा इंटरनेट और इंटरनेट का डिफरेंस क्या होता है, तो आप आसानी से इसे लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं भी पता है तो मेरा साइंस एंड टेक का नोट्स जब मैं प्रोवाइड कराऊंगा तो आप उससे बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। और अगर आपको पढ़ना चाहते हैं तो वही फिर है कि विजन का मेंस 365 मैगजीन आता है, आप उससे लेके आसानी से पढ़ सकते हैं। मेंस 365 में अगर आप चाहें तो ये पढ़ सकते हैं, विजन मेंस 365 आप गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारा खुलेगा। उसमें आपको एक पढ़ना है IR, जिससे IR से रिलेटेड सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। दूसरा है साइंस एंड टेक इसका, उसके बाद तीसरा है पॉलिटी का। बस आपको इतना ही पढ़ना है। आप इसका इकोनॉमी या फिर और कुछ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उतना ज़्यादा एग्जाम में पूछता नहीं है इकोनॉमी या ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक, और बहुत सारा इसका एथिक्स ये सब का जो आता है मैगजीन, वो सब आपको एग्जाम में नहीं पूछता है। ये 3 मैगजीन है जो आपको इम्पोर्टेंस हेल्प कर सकता है। जैसे करंट अफेयर वाले टॉपिक में विजन का मेंस 365 जो IR होता है वो हेल्प करेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पार्ट में ये साइंस एंड टेक का जो मैगजीन आता है 70-80 पेज का, वो हेल्प करेगा। और पॉलिटी का जो 70-80 पेज का मेंस का आता है वो हेल्प कर देगा करंट अफेयर के लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए फिर आपको इधर उधर ढूंढना भागना नहीं पड़ेगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। और कल जब मैं अपने टॉपिक्स की लिस्ट बताऊंगा तो उसमें भी आपको ये कंटेंट मिल जाएगा कि कैसे और क्या पढ़ना है। उसके बाद फिर से देखिए यहाँ पे टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिहार। तो बिहार में टेक्नोलॉजी का कैसे कैसे यूज़ हो रहा है इसे दिखाना था। तो ये बहुत आसान है, इकोनॉमिक सर्वे में ऑलरेडी दिया हुआ है, या फिर आप आगे अगर न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहे हैं और एक एक्टिव सिटीज़न है बिहार का तो आपको बहुत कुछ इसमें पता ही होगा कि क्या लिखना है। उसी तरह से लास्ट क्वेश्चन है इसमें कि रोल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कल ही 69th का जब हम एनालिसिस कर रहे थे कि 2 ऐसे क्वेश्चन हैं साइंस एंड टेक के जिस पे आपको 100% प्रिपेयर रहना है। एक है नैनो टेक्नोलॉजी और दूसरा बायोटेक्नोलॉजी, और उसके हर एस्पेक्ट को कि हेल्थ में, इंडस्ट्री में, इकोनॉमी में, सोसाइटी में, एग्रीकल्चर में ये कैसे रोल प्ले कर रहा है, इस सब को आपको पढ़ के जाना है क्योंकि इसके सब डायमेंशंस पूछे जाते हैं। जैसे यहीं पे देख लीजिए नैनो टेक्नोलॉजी का हेल्थ में पूछा है, हो सकता है कि कभी पूछ ले कि नैनो टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी का डिजास्टर में कैसे इंपॉर्टेंट है। तो बायोटेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस तो आपने देखा ही कोविड के टाइम पे वैक्सीन बनाने में। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से करेंगे। उसके बाद देखिए ये कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, एडवांसमेंट, साइबर थ्रेट, ये सबसे रिलेटेड। आप ध्यान देंगे कि 69th BPSC में कंप्यूटर से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए और 68th में भी देखिए ये एक 36 नंबर का क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड पूछा गया है। तो आप कंप्यूटर साइंस को बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे। इस बार भी हो सकता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएं, और जब मैं कल टॉपिक्स को की लिस्ट बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक इस बार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं उसमें बताऊंगा कि कैसे कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस बार। और लास्ट क्वेश्चन जो है आज का हमारा वो है पोर्टेबल वाटर के लिए। With the mission of providing potable water to every household in one hand and the water scarcity in the face of growing population on the other, through light of the role played by the Indian government for water conservation, also discuss scientific and technological development which have been used by the state of Bihar in fulfillment of objectives of central government। इसमें दिखाना था आपको अटल भूजल मिशन के बारे में दिखाना था, उसके बाद हर घर नल से जल मिशन के बारे में दिखाना था, उसके बाद हर घर गंगा जल मिशन आपको दिखाना था। ये 3-4 मिशन है। उसके बाद फिर अहर पाइन ये सब के बारे में दिखाना था, सस्टेनेबल कैसे यूज़ किया जा रहा है। आपको यही 3-4 स्कीम्स के बारे में दिखाना था, उससे रिलेटेड ऐप्स और टेक्नोलॉजी, उसके बाद इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, ये सब आपको दिखाना था इसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द PCSC स्टडीज़। फ्रेंड्स आज हमने डिस्कस किया 68th BPSC के क्वेश्चंस को, और हमने ये ट्रेंड भी देखा
कि 68 69 बीपीएससी में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएं। और हमने ये सोर्सेज भी देखा और कुछ आंसर्स भी देखा कि कैसे इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जा सकता था एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट जब मिलेंगे कल, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस बार के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द पीसीएस स्टडी। आपको अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और कल आप ज़रूर इस चैनल से जुड़िए ताकि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट जान सकें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस बार के एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द पीसीएस स्टडीज़।